महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th क्लास का डिसोल्यूशन चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप बिजनेस को बंद करना या कोई भी काम जो कर रहे हैं उसे बंद करना। डिसोल्यूशन करना मतलब वाइंडिंग करना या शट डाउन करना। शट डाउन उस काम को पूरी तरह से बंद करना। यहां समझते हैं शॉर्ट फॉर्म एक मीनिंग पार्ट। व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमॉन्ग पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। जब पार्टनर्स के रिलेशंस बिजनेस फर्म में जब खत्म होते हैं तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। उसे कहते हैं सिंपल वर्ड्स में डिसोल्यूशन। दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा समझना होगा हमें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के सपोज ए और बी, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर ए और पार्टनर बी के कुछ रेशियोज होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसे बोलते हैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनमें बदलाव होगा, कुछ उनके एग्रीमेंट्स में कुछ बदलाव होगा, पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस होगा, पर यहाँ पर उनका पार्टनरशिप बंद हो रहा है और उनका पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे फॉर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बस उनके अंदर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है वो पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे जो फॉर्म को जो है वो हम पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर रहे हैं, मतलब उसे पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म में। ओके दोस्तों, अब डिसोल्यूशन के बहुत से रीजन हो सकते हैं क्यों फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। दोस्तों, डिसोल्यूशन होने के कुछ रीजंस हैं, मैंने आपको लिख के दिया हूं, आइए देखते हैं। पहला मैंने लिया है बाय वॉलंटरी एक्ट। यहाँ मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स म्यूचुअली अब बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरा मैंने लिया है ड्यूरेशन एक्सपायर्ड। हो सकता है बहुत से पार्टनरशिप फर्म इसलिए खुलते हैं कि कुछ काम होता है, वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में उनका वो काम खत्म हुआ और उनका पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हुआ। दूसरा होता है कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बिजनेस को करने के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर आपस में फर्म क्रिएट करते हैं। जब वो काम खत्म हुआ, जब वो वेंचर खत्म हुआ तो बिजनेस बंद करते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और एनी अदर पार्टनर। जब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो बिजनेस फर्म वहां पे बंद होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस। इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो लीगली साउंड नहीं है तो उस काम को खत्म करना होता है और पार्टनरशिप को बंद करना होता है। वैसे ही बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की तरफ ऑर्डर आता है कि आपको पार्टनरशिप को बंद करना है। इन सब कारणों की वजह से अगर कोई भी गिल्ट पाया गया मिसकंडक्ट के हिसाब से तो कोर्ट आपका ऑर्डर देके आपकी पार्टनरशिप को बंद करा सकती है। तो ये कुछ कारण थे, इसकी वजह से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना होता है। तो डिसोल्यूशन के लिए दो तरह के सम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक तो है सिंपल डिसोल्यूशन और एक है आपका इंसॉल्वेंसी डिसोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी का डिसोल्यूशन। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसमें भी आपको दो तरह से पूछ सकता है। एक तो लेजर पूछेगा, लेजर पूछता है, या तो आपसे जर्नल पूछता है, या फिर दोनों पूछता है। लेजर जर्नल दोनों पूछता है। दोस्तों, सिंपल डिसोल्यूशन में हमें कुछ अकाउंट बनाने होते हैं। पहला अकाउंट बनता है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसे मैं एक नाम दिया हूं सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, ये इसको मैं नाम दिया हूं, मैं आगे बताऊंगा क्यों। सेकेंड अकाउंट बनाना होता है आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, जब आपको कैपिटल में दिया हो पार्टनर्स का तो उसमें हम लोग पार्टनर्स करंट बनाना होता है और ये जब प्रॉब्लम में हो तभी बनाना होता है।
थर्ड अकाउंट बनाना होता है यहाँ पर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो ही बनाना है वरना नहीं बनाना है। और चौथा और लास्ट यहाँ पे है कैश और बैंक अकाउंट आपको बनाना होता है। सिंपल केस में हमें 4 अकाउंट्स को बनाना हो सकता है, इसमें से कंपलसरी है, कंपलसरी है, ये अगर दिया है तो कंपलसरी है और ये भी कंपलसरी। दोस्तों अभी मैं देखा सिंपल में कैसे रेजोल्यूशन करेंगे। अब देखते हैं इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम में किस प्रकार से हमें क्या अकाउंट बनाना होता है। तो इंसॉल्वेंसी में 2 टाइप के सम्स आते हैं। पहला तो चाहे वन पार्टनर या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, ऐसा सम होगा। या सेकेंड केस में यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे, ऐसा भी केस होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास में 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट का केस दिया है या 2 पार्टनर का इंसॉल्वेंट केस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा। उस केस में हमें बनाना होता है पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है या पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। और यहाँ थर्ड यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट बनाना होता है, कैश और बैंक अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक बनाना होता है। यहाँ पे चाहे वो सिंपल केस हो चाहे इंसॉल्वेंसी में 1 पार्टनर टू पार्टनर केस हो, लास्ट में कैश और बैंक जो है वो टैली होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो बचे हुए 2 पार्टनर जो है उसका जो कैपिटल डेफिशिएंसी होगा वो बेयर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, यहाँ 3 पार्टनर्स हैं और मिस्टर सी यहाँ पर अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बचे हुए 2 पार्टनर मिस्टर ए और मिस्टर बी, इसका कैपिटल डेफिशिएंसी मिस्टर सी का जो होगा वो ए और बी अपने रेशियो में बेयर करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, सपोज मिस्टर बी भी यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया है, तो मिस्टर सी और मिस्टर बी दोनों का जो कैपिटल एफिशिएंसी है वो मिस्टर ए जो है वो बॉन्ड करेगा। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में कैश और बैंक टैली होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये बात ध्यान लीजिएगा। यस, अब देखते हैं जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तो उस समय क्या करना होगा। यहां पर हमें बनाना होगा पहला रियलाइजेशन अकाउंट, एज इट इज इसे बनाते हैं सिंपल केस में। सेकेंड बनाना होगा हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और इसके बाद में थर्ड हमारे पास आएगा यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो यहाँ पे कैपिटल की डेफिशिएंसी आएगी, कैपिटल डेफिशिएंसी आएगी यहाँ पे। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि तीनों पार्टनर मतलब ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हमारे पास हैं, तीनों पार्टनर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। इन सच ए कंडीशन हमें यहाँ पे एक और काम बनाना होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होगा हम लोग को। और जब ऐसा केस आएगा तो आपको यहाँ पर जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उन सबके लायबिलिटी का अलग से आपको अकाउंट बनाना होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट दिया हुआ है, बिल पेएबल अकाउंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये 2 हमारे पास लायबिलिटीज दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर कैश और बैंक को टैली करना होगा। ओके, देखना होगा कि हमारे पास कितना कैश का बैलेंस बच रहा है, कैश और बैंक कितना बस बैलेंस बचा हुआ है, उतने बैलेंस को हमें एक रिजर्व पे रख के अब देखना होगा कि क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का रेशियो क्या है। मान लीजिए अगर 2 हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी दिए हुए हैं तो क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का रेशियो निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर 2:1 आया तो 2:1 के हिसाब से हम कैश के बैलेंस को हम लोग ये देखेंगे कितना अमाउंट क्रेडिटर्स को जाएगा, कितना अमाउंट बिल पेएबल को जाएगा। उतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अभी भी कुछ पे करना बाकी हो क्रेडिटर्स को, कुछ पे करना बाकी हो बिल पेएबल को,
पे करना बाकी होगा। तो जो भी बैलेंस यहाँ पे बचेगा उसे हमें ट्रांसफर करना होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा। यहाँ से देखो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इसका बैलेंस हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या था, सिंपल केस में और वन पार्टनर टू पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के केस में क्या था, कैश और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स के केस में आपको डेफिशिएंसी अकाउंट लास्ट में टैली होना चाहिए। ये बात को माइंड कर लेंगे दोस्तों। आशा करो समझ में आपको आ रहा होगा। आपसे यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हमें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सके, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। दोस्तों हमें प्रॉब्लम में जैसे कि पता है कि हमें पहले से ही बैलेंस शीट दिया होता है, तो बैलेंस शीट दिया होगा तो हमें पता है कि दो चीजें होती हैं, यहाँ पे लायबिलिटी आता है और यहाँ पे एसेट्स के आइटम आते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना होता है। अब इसे मैं कहता हूं सबका मालिक एक है। ऐसा क्यों, जितना भी आपके पास एसेट्स होगा, जितना भी आपके पास एसेट्स होगा उन सारे एसेट्स को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां से एसेट्स इस साइड आएगा, ठीक है। और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी तो उसको हम यहां ट्रांसफर करेंगे अदर देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। देखिए अब यहां पर जब लिखेंगे इस तरह तो हम लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अब इस हेडिंग में आपके पास मान लीजिए यहाँ पे लायबिलिटी के नाम पे दिया क्रेडिटर्स, हमने लिया क्रेडिटर्स लिख लिया, हमने बैंक लोन लिख लिया, बैंक लोन, या फिर मान लीजिए जैसे कुछ बिल पेएबल दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी आपके पास लायबिलिटी दिया होगा उन सबको हम इनर कॉलम में लिख के जोड़ लेंगे, ठीक है। इनर कॉलम में लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ के उसे हम बाहर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा काम होता है जब लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे एसेट ट्रांसफर करना होता है, तो मैं लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। मान लीजिए आपको मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी फर्नीचर दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लीजिए दिया डेटर्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे समझने का विषय क्या है, जितना भी आपके पास एसेट्स होगा उस एसेट को हम इनर कॉलम में लिख के जोड़ लेंगे और जोड़ के हम उसे आउटर कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या, जितना भी एसेट्स हैं और उस एसेट्स को जब हम सेल आउट करेंगे तो उसका इफेक्ट जाएगा इसके रिवर्स साइड में। हम यहाँ पे जब एसेट्स को बेचेंगे तो इसका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बोलेंगे बाय कैश और बैंक, या फिर पार्टनर्स जो होते हैं बिजनेस में वो पार्टनर्स भी एसेट्स को लेके जाते हैं तो उसको यहाँ लिखेंगे। यह समझने का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ पर जब एसेट्स कोई भी एसेट दिया हो उसका रियलाइज मैंने जो भी दिया होगा हमें उसको लेना होता है। बट अगर आपका इंफॉर्मेशन दिया नहीं किसी भी एसेट्स के बारे में कि उसे रियलाइज किया गया कि नहीं किया गया, तो उस समय उसका रियलाइजेशन वैल्यू अपने जीरो लीजिएगा। वो समझ लीजिएगा कि अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो उस एसेट का वैल्यू मतलब जीरो जाएगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी का वैल्यू कुछ नहीं होगा दिया हुआ तो आप समझिएगा कि मशीनरी का जीरो रियलाइजेबल वैल्यू है और उसको निगलेक्ट कर देंगे। ये बात समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम समझते हैं लायबिलिटी के बारे में। अगर लायबिलिटी के पेमेंट करना है, अगर आपको नहीं भी मेंशन किया हुआ है तो भी आपको पेमेंट करना कंपलसरी है। बिना लायबिलिटी को क्लियर किए हुए आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो लायबिलिटी का अगर मान कोई भी अमाउंट को अगर दिया नहीं कि हम पे ऑफ किए हैं तो हम उसे बुक वैल्यू पे ही हम पे करेंगे। जो भी इसका मान क्रेडिटर जो भी बुक वैल्यू होगा हमें उसको पे करना होगा। बिना पे किए हम इसके आगे नहीं जाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट।